हेलो दोस्तों, आज हम लोग मराठा साम्राज्य से संबंधित अगले बिंदु के बारे में जानेंगे कि जो पिछला बिंदु था जिसमें हमने बात की थी कि 1659 ईस्वी में क्या होता है। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने आदिल शाह द्वितीय को बीजापुर का शासक नियुक्त करते हैं। क्या होता है 1659 में आदिल शाह जो द्वितीय होते हैं उनको औरंगजेब द्वारा बीजापुर का सुल्तान नियुक्त किया जाता है या सूबेदार नियुक्त किया जाता है। सूबेदार नियुक्त करने के पश्चात उन्होंने जो आदिल शाह द्वितीय होते हैं उन्होंने अपने जो प्रमुख सरदार होते हैं आसफ खान क्या होता है आसफ खान को नियुक्त करते हैं कि वे मुगल शासक जो होते हैं उनको समाप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। क्या होता है मुगल शासक जो मराठा साम्राज्य कह सकते हैं मराठा शासक होते हैं छत्रपति शिवाजी को समाप्त करने के लिए आसफ खान को नियुक्त करते हैं। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी उन्होंने अपनी कूटनीति एवं सूझबूझ नीति की वजह से वे वहां से बच निकलते हैं और 2 नवंबर क्या होता है 2 नवंबर 1659 ईस्वी को क्या होता है 2 नवंबर 1659 ईस्वी को उन्होंने प्रतापगढ़ के जंगल में एक स्थान होता है पारस्थान। क्या होता है पारस्थान पे उन्होंने आसफ खां की हत्या कर देते हैं। क्या होता है आसफ खां की हत्या कर देते हैं। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था। आज की क्लास में उससे आगे हम बात करेंगे कि जब औरंगजेब जो होते हैं औरंगजेब ने बीजापुर या दक्षिण भारत के क्षेत्र पे अगला सूबेदार किसको नियुक्त करते हैं इसकी बात करेंगे। देखिए उन्होंने जो अगला सूबेदार नियुक्त करते हैं जो उनके मामा होते हैं शाइस्ता खां को नियुक्त करते हैं। क्या है सूबेदार ने अपने विश्वास पात्र मामा शाइस्ता खां को नियुक्त करते हैं। कब नियुक्त करते हैं उन्होंने नियुक्त करते हैं और उनसे ये भी कहते हैं क्या होते हैं शाइस्ता खां से औरंगजेब ने यह कहते हैं कि आप ये तो मुगल सेना के जो शासक हैं उनको समाप्त कर दीजिए या उन्हें सख्तहीन कर दीजिए। क्या है सख्तहीन कर दीजिए या समाप्त कर दीजिए। तो इन्होंने क्या होता है शिवाजी को उन्होंने पूना के पास घेरते हैं। क्या होता है जो पूना का दुर्ग होता है वहां के पास शाइस्ता खान ने शिवाजी को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन शिवाजी का यहाँ भी भाग्य साथ देता है और उन्होंने शिवाजी की जिस जगह पुणे के क्षेत्र पे उन्होंने घेरने का प्रयास करते हैं शिवाजी पीछे से आक्रमण करके उस क्षेत्र पे कह सकते हैं उनका आधिपत्य हो जाता है। क्या था है उस क्षेत्र को उन्होंने देखिए आज का पहला बिंदु के बारे में बात करेंगे। आज का पहला बिंदु जो होता है जो बहादुर औरंगजेब होते हैं। क्या होता है बहादुर औरंगजेब होते हैं उन्होंने जो मराठा साम्राज्य होता है मराठा साम्राज्य के जो शासक होते हैं उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र मामा जो शाइस्ता खां होते हैं उनको नियुक्त करते हैं और नियुक्त करने के पश्चात उनसे ये भी कहते हैं कि यदि आप मराठा साम्राज्य के जो शासक हैं उनको शक्तिहीन कर दीजिए या समाप्त कर दीजिए। क्या होता है जब उन्होंने दक्षिण भारत का सूबेदार औरंगजेब ने जब दक्षिण भारत के सूबेदार के रूप में अपने मामा को नियुक्त करते हैं अपने मामा से ये भी कहते हैं कि आप जो मराठा साम्राज्य के शासक हैं उनको शक्तिहीन कर दीजिए या समाप्त कर दीजिए। आज की क्लास में ये हमारा पहला बिंदु होता है। क्या होता है पहला बिंदु लिखेंगे। आज की क्लास का पहला बिंदु होता है औरंगजेब। क्या होता है औरंगजेब ने क्या होता है औरंगजेब ने शिवाजी को क्या होता है औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को शाइस्ता खां को नियुक्त करते हैं। कहां पे नियुक्त करते हैं ये लिखिएगा दक्षिण भारत में। कहा दक्षिण भारत के क्षेत्र पे दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करते हैं। देखिए जब इन्हें दक्षिण भारत का शाइस्ता खां को उन्होंने दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। सूबेदार नियुक्त करने का क्या कारण था उनको दक्षिण भारत में जब सूबेदार नियुक्त करते हैं एक ही उनका मनसब था या एक ही उनका मकसद था कि जो मराठा साम्राज्य के शासक है या मराठा साम्राज्य के जो शासक है छत्रपति शिवाजी को शक्तिहीन करना या उन्हें समाप्त करना है। यहाँ पे देखिएगा नियुक्त करते हैं और आदेश देते हैं। क्या होता है और आदेश देते हैं कि आदेश क्या देंगे जो अपने मानव को उन्होंने क्या आदेश देते हैं या तो क्या होता है या तो शिवाजी को शक्तिहीन कर दो। क्या होता है शक्तिहीन या तो समाप्त कर दो। ये कहते हैं जो औरंगजेब होते हैं या मुगल शासक होते हैं उन्होंने अपने मामा शाइस्ता खां से कहते हैं कि ये तो जो मुगल शासक है जो मराठा साम्राज्य है या कैसे मराठा शासक होते हैं उनको शक्तिहीन कर दीजिए। उस मराठा जो शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाल रहे थे तो छत्रपति शिवाजी थे शिवाजी को भी एक तो शक्तिहीन कर दीजिए
ये तो शक्तिहीन कर दीजिए या तो फिर उन्हें समाप्त कर दीजिए। जब शक्तिहीन किसी भी व्यक्ति को शक्तिहीन कर दिया जाता है तो इसका मतलब वो दूसरे राज्य पे या किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं रहेगा। वो अपने आप को सुदृढ़ करने में ही हर समय व्यस्त रहेगा, जिससे वह किसी भी अन्य क्षेत्र पे कोई भी हमला ना करेगा। इसी वजह से जब जब शिवाजी शक्तिहीन हो जाएंगे तो वो ना ही किसी अन्य क्षेत्र पे विस्तार करने की सोचेंगे और ना ही वो मुगलों की टक्कर देने की कोई उनकी रणनीति होगी या मनसा होगी। इसी वजह से औरंगजेब पहले से जानते थे अगर ये शिवाजी बच निकले, क्या होता है, अगर जो शिवाजी बच निकले तो उन्होंने आगे चलकर जो मुगल शासक होते हैं, मुगल सम्राट होते हैं, उनसे अच्छा खासा इनका द्वंद्व रहेगा, ये टक्कर होती रहेगी। इसी वजह से उन्होंने पहले से रणनीतियां बनाई थी कि शिवाजी को शक्तिहीन करने या समाप्त करने। इसी वजह से उन्होंने अपने विश्वास पात्र जो होता है मामा को वहां पे दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ भी इनके मामा का साथ कह सकते, जो इनके मामा होते हैं इनका सहयोग नहीं दे सकते। सहयोग नहीं दे सकने का क्या कारण था? सहयोग नहीं दे सकने का मतलब उन्होंने शिवाजी को समाप्त करने के लिए रणनीतियां तो बनाई, लेकिन जो उनकी रणनीतियां होती हैं वह रणनीतियां विफल होती हैं। क्या होती हैं? रणनीतियां विफल होती हैं। इन्होंने शाइस्ता खान जो होते हैं उन्होंने पुणे का जो क्षेत्र होता है या पुणे का जो दुर्ग होता है उसको घेर लेते हैं। लेकिन जो शिवाजी होते हैं उस क्षेत्र के बारे में या उस स्थान के बारे में, उस भौगोलिक परिस्थितियों को अच्छे से वहां पे निवास करेगा, उस क्षेत्र के बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी थी। और उन्होंने पीछे के दरबार कह सकते पीछे के क्षेत्र से उन पे जो पुणे का किला उन्होंने घेर रखा था उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात शाइस्ता खां को वहां से भगा देते हैं या खदेड़ देते हैं। अब इसी में लिखेंगे, समाप्त कर दो। लेकिन शिवाजी क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेकिन शिवाजी ने 15 अप्रैल क्या होता है, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को क्या होता है, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को पुणे के किले पर, पुणे के दुर्ग पर अचानक आक्रमण करते हैं। क्या है? अचानक आक्रमण करके शाइस्ता खां को पराजित करते हैं। क्या होता है? शाइस्ता खां को पराजित करते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं। क्या होता है? उन्हें खदेड़ देते हैं। क्यों खदेड़ देते हैं? क्योंकि वह युद्ध जो होता है उस युद्ध में, जिस युद्ध में कह सकते जिस दुर्ग को शाइस्ता खान ने घेर रखा था वह उस क्षेत्र या कह सकते हैं जो पुणे का क्षेत्र होता है वहां पे शिवाजी की जन्मस्थली होती है। जन्मस्थली होने की वजह से उस क्षेत्र के बारे में शिवाजी को चप्पा पता रहेगी। अगर आप मान लीजिए किसी भी क्षेत्र के आप निवासी हैं, उस क्षेत्र के बारे में आप अच्छे से जान रहेंगे, वहां पे कौन सी परिस्थितियां कब उत्पन्न होती है, क्या कंडीशन होती है, इन सभी के बारे में आप उस क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उस क्षेत्र पर निवास करने के लिए, उसको समझने में और वहां पे अनुकूल उसके अपने आप को उस अनुकूल बनाए रखने के लिए थोड़ा समय लगेगा। वही कार्य होता है जो शाइस्ता खां होते हैं इस क्षेत्र पे, दुर्ग का जो पुणे का दुर्ग होता है उसको तो घेर तो लेते हैं, क्या होता है घेर लेते हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियों के बारे में इन्हें जानकारी न होने की वजह से जो छत्रपति शिवाजी होते हैं उन्होंने अपनी गोरिल्ला युद्ध पद्धति जो होती है, तकनीक होती है, उस तकनीकी का उपयोग करके उन्होंने इस जो ये क्षेत्र होता है इस पे अचानक आक्रमण, पुणे का जो दुर्ग होता है उस पर अचानक आक्रमण करते हैं। जब किसी भी क्षेत्र पे कैसे कोई भी सेना के ऊपर अचानक आक्रमण किया जाए तो सामने वाली सेना जो होती है हतोत्साहित हो जाती है, कमजोर हो जाती है, अपने आप को असहाय महसूस कर लेती है। तो यही कारण होता है इसमें शाइस्ता खां होते हैं, उनके जो मामा होते हैं पराजित होते हैं और जो छत्रपति शिवाजी होते हैं वे विजय होते हैं। ये युद्ध पद्धति ये कह सकते हैं, ये युद्ध नीति देखकर औरंगजेब होते हैं या कह सकते मुगल शासक होते हैं और शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा औरंगजेब द्वारा, अगला बिंदु लिखिएगा औरंगजेब द्वारा शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता था। पहाड़ी चूहा क्यों कहा जाता था अभी आपको बता गया। जैसे जो छत्रपति शिवाजी होते हैं मराठा साम्राज्य के जो शासक होते थे वे पहाड़ी क्षेत्र होता था। आपको बताया कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र होता है, लगभग देखा जाए महाराष्ट्र के क्षेत्र जो होता है पहाड़ियों की संख्या अधिक होने की वजह से जो भी शासक कह सकते हैं, जो भी एक सेना उस पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती थी तो जो मराठा शासक होते थे, मराठा जो सेना होती थी अचानक उन पर आक्रमण करती थी। क्या होता है? जब किसी भी अचानक आक्रमण होता था, आक्रमण करने के पश्चात सैनिकों को क्षत पहुंचाते थे और उनसे अच्छा खासा धन लूट लेते थे। फिर उसके बाद वे पहले जहां पे निवास करते थे वहां पे चले जाते थे या पहाड़ी क्षेत्रों में ही वे
छुप जाते थे, जिससे सामने वाली जो सेना होती थी वह उन्हें ढूंढ नहीं पाती थी। इसी वजह से यही कारण होता था कि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहते हैं। पहाड़ी चूहा कहने का मतलब जो इनकी गुरिल्ला युद्ध नीति क्या थी, गुरिल्ला युद्ध तकनीक थी, इसके कारण। यहाँ पे लिखेगा गुरिल्ला गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण, युद्ध नीति के कारण क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण इन्हें पहाड़ी चूहा कहा जाता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहते हैं। आपके सामने 4 मुगल शासक के नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से सही उत्तर होता है औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहते हैं। क्या होता है, औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाने लगा। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा कह सकते हैं, वह मराठा कह सकते हैं, मराठा शासक कौन थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे, अपने दूसरी सेनाओं के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे। वो छत्रपति शिवाजी होते थे या मराठा शासक होते थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे ताकि वे अचानक आक्रमण करें और सैनिकों को क्षत पहुंचाते हुए उनसे अच्छा खासा धन लूट सकें। ये पद्धति होती थी। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे अब इन्होंने क्या होता है, जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी या मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए कई रणनीति अपनाते हैं, कह सकते हैं कई बार आक्रमण कराते हैं उनको समाप्त करने के लिए। जब सबसे पहले उनका सामना होता है बीजापुर में। क्या होता है, मराठा साम्राज्य का सामना और मुगल सेना का सामना होता है बीजापुर में। वहां पे उन्होंने उनकी दोनों जो सेनाएं होती हैं उतना कुछ किसी को क्षति नहीं होती है, बस एक दूसरे से परिचित होते हैं कि मतलब एक दूसरे को देखते हैं आमने सामने। उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास करते हैं, जो बीजापुर के शासक होते हैं या सूबेदार होते हैं, नियुक्त कहते हैं औरंगजेब, आदिल शाह द्वितीय के जो सरदार होते हैं, आसफ खां को उन्होंने जो हत्या कर देते हैं। ये दूसरी बार औरंगजेब ने इनको मारने के प्रयास करते हैं। और तीसरी बार जब उन्होंने नियुक्त करते हैं, जो उनके मामा होते हैं, औरंगजेब के मामा होते हैं, शाइस्ता खां को नियुक्त करते हैं छत्रपति शिवाजी होती है, मराठा साम्राज्य होती है, उसे समाप्त करने के लिए या उसे कमजोर करने के लिए। लेकिन वहां भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, या मुगल जो शासक होते हैं उनकी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती है। यहाँ साथ देती है किस्मत किसकी, छत्रपति शिवाजी की किस्मत साथ देती रहती है। और इस युद्ध में भी वे जो मुगल शासक होते हैं अपने मामा को जो नियुक्त करते हैं उसमें वे पराजय होते हैं और यहाँ पे भी छत्रपति शिवाजी की विजय होती है। इस प्रकार इनका देखा जाए तो धीरे धीरे जो मराठा साम्राज्य का जितने भी लोग थे या जो सैनिक थे उनमें मतलब उम्मीद की किरण जगने लगी कि हाँ, इन्होंने जो छत्रपति शिवाजी इनकी जो रणनीतियां है या पहले से जो उनका सपना है एक स्वतंत्रपूर्ण मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, ये आगे चलकर जिस तरह की इनकी नीतियां हैं तो वे काफी उनके सपने साकार हो सकते हैं। और आगे चल के वही होता है, उन्हें एक स्वतंत्रपूर्ण मराठा साम्राज्य की नींव भी रखते हैं और इसका स्थापना भी करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे अब जो औरंगजेब होते हैं ऐसे कौन से शासक होते हैं जिनके उन्हें आदेश देते हैं कि जो मराठा साम्राज्य है उसको समाप्त करने के लिए या उसका अगला जो मराठा साम्राज्य है उससे कैसे टक्कर लिया जाए। अगले बिंदु में देखते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग इस बिंदु के बारे में जानते हैं, प्रयास करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि कब कब जो औरंगजेब होते हैं, मुगल शासक जो होते हैं, ये कह सकते हैं औरंगजेब होते हैं, मराठा जो शासक होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करने का कितनी बार प्रयास करते हैं उनके बारे में देख। यहाँ पे लिखिएगा मराठा सरदार एवं औरंगजेब। इन दोनों में कब आमने सामना होता है देखा जाए। देखिए पहली बार इन लोगों को आमना सामना कब होता है, पहली बार अगर आमने सामने की बात कीजिए तो 1657 ईस्वी में क्या होता है। यहाँ पे देखिए 1657 ईस्वी में जब मुगल शासक बीजापुर क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे थे, पहली बार इनका सामना होता है, आक्रमण कर रहे थे। यहां पे लिखे पहली बार सामना, पहली बार मराठा शासक का सामना क्या था, ये पहली बार इनका सामना होता है। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास कब करते हैं, दूसरा प्रयास करते हैं कि 1659 ईस्वी में। क्या होता है 1659 ईस्वी में जब बीजापुर के शासक आदिल शाह जो द्वितीय थे, आदिल शाह द्वितीय के सरदार
कौन, आदिल शाह द्वितीय के जो सरदार थे उसने आसफ खां को भेजते हैं ये होता है। उसके बाद तीसरा, अब हम जानेंगे तीसरा जो होता है, जो शाइस्ता खां को क्या होता है, मुगल शासक, मुगल सम्राट अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए नियुक्त करते हैं। ये होता है। देखिए इसमें क्या होता है, औरंगजेब ने इस पहली बार जब उनका सामना होता है, जो मराठा शासक होते हैं पहली बार सामना होता है जब औरंगजेब होते हैं बीजापुर के शासन कर सकते, बीजापुर क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे या अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तब इन दोनों जो मराठा शासक होते हैं मुगल सेना होती है, इन दोनों का आमना सामना होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं 1659 ईस्वी में बीजापुर क्षेत्र के जो शासक होते हैं सूबेदार, जिसको नियुक्त किया जाता है, आदिल शाह द्वितीय को नियुक्त किया जाता है। आदिल शाह द्वितीय ने मराठा साम्राज्य को, या कह सकते हैं शिवाजी के समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने सबसे मुख्य सरदार को या अपने मुख्य सेनापति जो होते हैं आसफ खां को नियुक्त करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश की बात की जाए तो जो मराठा शासक होते हैं छत्रपति शिवाजी की यहाँ भी किस्मत साथ देती है, वे यहाँ पे इस युद्ध में जो आसफ खां थे उनकी हत्या करते हुए वे बच जाते हैं। उसके बाद अगला बार होता है, उन्होंने मराठा साम्राज्य के शासक को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को नियुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ भी किस्मत उनके साथ देती है और उनके जो परिस्थितियां थी ये कह सकते हैं वह क्षेत्र भी उनका साथ दे देता है और जो शाइस्ता खां होते हैं शाइस्ता खां को पराजित करके वहां से भगा देते हैं। अब अगला जो होते हैं, अगला किसको, औरंगजेब जो होते हैं मराठा मुगल शासक जो होते हैं, क्या होता है, मुगल शासक जो होते हैं किसको नियुक्त करते हैं कि इस युद्ध में वे उनका अंत में, इस युद्ध में या कह सकते हैं जो मराठा साम्राज्य जो उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है या बढ़ता हुआ वर्चस्व है उसको कैसे दबन कह सकते समाप्त किया जाए या कह सकते उसको कम किया जाए। तो अगले शासक को नियुक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे नियुक्त किया जाता है राजा जयसिंह को। क्या होता है, राजा जयसिंह को क्या होता है, राजा जयसिंह को नियुक्त किया जाता है। अब किसे नियुक्त किया जाता है, अब देखिए अभी तक है इसमें दो रणनीतियां होती है, दो तरीके के इसमें यहाँ से दो परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अभी तक जितने भी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है सभी के सभी इस्लाम धर्म के या कह सकते हैं मुस्लिम धर्म के शासक होते हैं, मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। इस वजह से देखा जाए तो इस दो परिस्थितियों, एक तो हिंदू मुस्लिम का ये कांड चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, या दमन चल रहा था। अब उन्होंने ये रणनीति अपनाई कि अगर हम हिंदू धर्म के जो शासक होते हैं, हिंदू धर्म से जो संबंधित लोग होते हैं, शासक होते हैं, अगर हम इनके खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जाए या कह सकते हैं इनके खिलाफ इनको उतारा जाए तो आधा जो सैनिक होते हैं कह सकते हैं जो सरदार होते हैं उनके शासन काल में या कह सकते हैं उनके तरफ के जो सेना होते हैं, अगर जो राजपूत सेना होगी या अन्य सेनाएं होंगी वे आपस में युद्ध करने से मना करेंगे। दोनों के बीच यहाँ संधि हो सकती है। जब संधि होगी तो जाहिर सी बात है एक दूसरे की बातों को या कह सकते क्षेत्रों पे समानता का अधिकार होगा। तो उस वजह से उन्होंने इस संधि करने के प्रयास में या कह सकते हैं उस युद्ध को रणनीति के लिए उन्होंने राजा जयसिंह को यहाँ पे नियुक्त करते हैं। और राजा जयसिंह की बात की जाए तो ये बहुत ही प्रख्यात खगोल शास्त्री थे। क्या होता है, अगर राजा जयसिंह की बात की जाए तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे देखते चलिएगा, कल की क्लास में बताएंगे। ये देखिए विश्वविख्यात या विख्यात खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री ये क्या है, विख्यात खगोल शास्त्री होते हैं। कौन होते हैं, राजा जयसिंह ये विख्यात खगोल शास्त्री थे। इन्हीं के शासनकाल में 5 जगह पे इन्होंने खगोल शास्त्री या खगोल वेधशाला क्या होती है, खगोल वेधशाला की स्थापना करते हैं। देखिए उज्जैन हो गया, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, बनारस हो गया और इन्होंने जयपुर में 5 खगोल वेधशाला की स्थापना करते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 5 खगोल वेधशाला की स्थापना, 5 खगोल वेधशाला। और ये पांचों का जो बात की जाए, पांचों वेधशालाएं होती है एक ही सड़क पे कह सकते हैं अवस्थित होती हैं। ये होता है। उसके बाद जो ये होते हैं जो राजा जयसिंह होते हैं काफी बड़े विद्वान होते हैं। क्या होते हैं, इनको काफी बड़े विद्वान होने के साथ साथ इनको कई भाषाओं का भी ज्ञान था। क्या होता है, जैसे इनको हुआ उर्दू हुआ, तुर्की होगा और राजस्थानी हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण भाषाओं का इनको महत्वपूर्ण ज्ञान था राजा जयसिंह। अब हम लोग इनके राजा जयसिंह के बारे में जो औरंगजेब होते हैं
मराठा साम्राज्य की शक्तियों को कमजोर करने के लिए या विफल करने के लिए जो अगले शासक होते हैं राजा जयसिंह को नियुक्त करते हैं। राजा जयसिंह और मराठा शासक के बीच क्या बातें होती है और क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, इन दोनों के बीच कौन सी वार्ता होती है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम लोग कल के सेशन में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।